नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के हिंदी के कालखंड में गुल्ली डंडा प्रेमचंद की जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण गद्यांश के व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। व्याख्याओं को व्याख्या करेंगे। गद्यांश के जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। गुल्ली डंडा नामक जो पाठ है, कहानी है, पुस्तक खोल करके देखेंगे। पहला गद्यांश है, हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लान की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापे की। मज़े से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो जाए। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले उसका संदर्भ और प्रसंग बताना पड़ता है। तो संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गुल्ली डंडा नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कहानीकार भी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विदेशी खेल क्रिकेट की अपेक्षा गुल्ली डंडा अधिक सहज है इसका वर्णन करते हुए देहाती खेल को बढ़ावा दिया है। ये जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, जो गांव में खेले जाने वाले खेल, इसमें किसी प्रकार की खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खेल के बारे में, गुल्ली डंडा के बारे में बताया है। व्याख्या, अंग्रेजों द्वारा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट की अपेक्षा हमारे देश की गुल्ली डंडा का यह खेल अच्छा है। बाल्यावस्था में लेखक भी इस देहाती खेल को पूरी तन्मयता के साथ खेलते थे, इसलिए युवावस्था एवं नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद भी बच्चों द्वारा खेलते हुए गुल्ली डंडा के प्रति उनका जो मन है खेलने के लिए मचल पड़ता है। अंग्रेज मित्रों को यह बतलाते हुए कि आपके खेल क्रिकेट से हमारा यह खेल बहुत ही सस्ता एवं कम परिश्रम से केवल वृक्ष की टहनी काटकर गुल्ली डंडा का निर्माण कर कम लोगों के द्वारा भी खेला जा सकता है, जबकि क्रिकेट खेलने के लिए एक बड़े मैदान की एवं नेट की तथा बैट, बॉल आदि कीमती वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अधिक व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है, जबकि गुल्ली डंडा में कम खेल सामग्री है, कम व्यक्तियों के द्वारा भी खेला जा सकता है और यह सस्ता है। इस प्रकार से जो हमारे जो देहाती एवं पारंपरिक खेल है गुल्ली डंडा के प्रति लेखक बहुत आकर्षित है। उनका जो बहुत ही गुल्ली डंडा बहुत ही प्रिय खेल है, उसके बारे में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगे देखिए, विलायती खेलों में सबसे बड़ा एब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रा फिटकिरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। संदर्भ है पूर्ववत, अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गुल्ली डंडा नामक पाठ कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रसंग, इस गद्यांश में गद्यखंड में लेखक ने भारतीय खेलों के प्रति जो संकुचित दृष्टिकोण एवं विदेशी खेल के प्रति आकर्षण का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। विदेशी खेलों के उपकरण भारतीय खेलों के उपकरणों से अधिक कीमती होने पर भी भारतीय व्यक्तियों की विदेशी खेल क्रिकेट की सामग्री महंगी होने के बावजूद अधिक से अधिक खर्च करके खरीद कर खेलते हैं, जबकि भारतीय खेल गुल्ली डंडा, इसमें केवल वृक्ष की एक टहनी से निर्मित उपकरण से खेला जा सकता है। इस खेल के प्रति लोगों को पूर्ण
पूर्ण अरुचि उत्पन्न हो गई है। विदेशी वस्तुएं महंगी होने के बावजूद भी उसे अपना रहे हैं तथा स्वदेशी वस्तुओं के सस्ती होने पर भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार लेखक ने जो विदेशी खेल और हमारे जो देसी खेल हैं इसके महत्व को यहाँ पर बता रहे हैं। विशेष लेखक द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, विदेशी वस्तुओं को त्याग करने की सलाह दी है। भाषा मुहावरेदार है। अगला गद्य खंड देखिए। स्कूलों में हर एक लड़के से 3 या 4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। प्रत्येक स्कूलों में खेलने के लिए 3 या 4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंग्रेजी खेल उसके लिए है जिसके पास धन है। प्रसंग शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय खेलों की अनदेखी और विदेशी खेलों के प्रति ध्यान आकर्षण के विषय का वर्णन लेखक कर रहे हैं। शालाओं में प्रतिवर्ष क्रीड़ा शुल्क विद्यार्थियों से लेकर विदेशी खेल सामग्री खरीदी जाती है। तो विदेशी खेलों के उपकरण की अपेक्षा भारतीय खेलों के उपकरण अधिक सस्ते में प्राप्त होते हैं। विदेशी खेलों के उपकरण से केवल धनवान व्यक्ति ही खेल सकते हैं, गरीब परिवार के लोग नहीं खेल सकते। फिर भी लोगों का आकर्षण विदेशी खेलों के प्रति है, भारतीय खेलों के प्रति नहीं। तो लेखक ने इसके प्रति ध्यान आकर्षण किए हैं। विशेष भारतीय खेलों के प्रति ध्यान आकर्षण कराना लेखक का जो उद्देश्य है। अगला गद्यांश देखिए। गद्यखंड। गरीब लड़कों की सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। प्रसंग संदर्भ और पूर्ववर्ती रहेगा पहले की भांति। प्रसंग इसमें लेखक ने गुल्ली डंडों में क्रिकेट में होने वाली शारीरिक क्षति एक ही जैसे होने पर भी भारतीय खेल की उपेक्षा और क्रिकेट को बढ़ावा देना, इसी को लेखक ने ध्यान आकर्षण कर यहाँ पर बता रहे हैं। जिन खेलों को गरीब बच्चे धन के अभाव के कारण नहीं खेल सकते हैं, उन्हीं खेलों को शालाओं में बढ़ावा दिया जाता है। गरीब बच्चों को भी विदेशी खेल का आदी बनाया जाता है। जिस प्रकार लोगों के द्वारा कहा जाता है कि गुल्ली डंडा के इस खेल में खतरा रहता है तथा शारीरिक क्षति जैसे आँख फूटना, सिर फूटना, तिल्ली फटना व टांग टूटना, वह तो क्रिकेट में भी है। इसमें तो बाल गेंद लगने पर जान का खतरा भी बना रहता है। कोई व्यक्ति स्वेच्छानुसार खेल सकता है, परंतु लेखक के मन में उनके बचपन में खेली जाने वाली गुल्ली डंडा की मीठी स्मृति आज भी विद्यमान है। आगे देखिए, अगला जो गद्यखंड है, गद्यांश है, वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें मिलाना चोचलों की प्रदर्शन अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बैग से रोटियों पर क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। प्रसंग लेखक ने इसमें
इस खेल में अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, इसका वर्णन किया है। और गुल्ली डंडा खेल को के प्रति जो उनका आकर्षण है, इसके बारे में लेखक अपना दृष्टिकोण या अपने विचार बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि प्रातः होने पर घर से निकलकर पेड़ की शाखा से गुल्ली डंडा का निर्माण करना एवं मित्रों के साथ इकट्ठा होकर खेल प्रारंभ करना। खेल के दो पहलू होता है इसमें, गुल्ली डंडा में पदना और पदाना, तथा किसी तरह के अन्याय होने पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था, परंतु खिलाड़ियों में किसी भी प्रकार का अंतर जैसे धनी निर्धन कुलीन एवं निम्न परिवारिक वर्ग तथा छुआछूत जैसे कोई भावना नहीं होती थी। अमीरी रौब नहीं दिखाया जा सकता था। खेल में समय बीत जाने का आभास नहीं होता था। इसके लिए कभी लेखक को अपने माता पिता जी द्वारा डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि अधिक खेलने के कारण उनकी पढ़ाई की चिंता, उनके मानस पटल में अपने बच्चे का भविष्य जल में तैरती हुई नाव की भांति डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन लेखक अपने भविष्य की कोई परवाह किए बिना या कोई चिंता किए बिना एवं खेल में खाना पीना आदि भूलकर खेलने में लीन रहते थे। लेखक कहते हैं कि यद्यपि गुल्ली डंडा का यह खेल अत्यधिक सस्ता एवं देहातों में ही खेला जाने वाला है, परंतु इसके खेल में संसार की मधुरता पूर्ण रूपेण समाहित है। विशेष इसमें सामाजिक शब्दावली देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण खेलों का आनंद और उत्साह का वर्णन लेखक ने किए हैं। अगला जो हमारा गद्य खंड है, और देखिए पुस्तक, मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से उसे अमृत खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक कर सकता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमृत खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमृत यूं ही हजम कर जाएगा? अमृत पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। प्रसंग, जब बचपन में लेखक और गया दोनों खेल खेल रहे थे और जब लेखक दांव दे रहे थे और दांव नहीं दे पाया, थक गए थे, घर जाना चाहते थे, लेकिन गया उनको छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसी का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किए हैं कि स्वार्थी मानव अपने कार्य सिद्धि के लिए रिश्वत आदि देकर अन्याय में भी न्याय की चाह रखते हैं। लेखक उनको गया को अमृत खिलाया था और वह लेखक यह चाहता था कि अमृत खिलाया है तो इसका मतलब उसने उसको, उनके मन में एक चाह थी कि वह दाव नहीं लेगा। इसी उद्देश्य से शायद वह अमृत खिलाया था और गया ने उस अमृत को खाया था। इसी का व्याख्या यहाँ पर इस प्रकार से है। जब गुल्ली डंडा के खेल में गया के दांव को न देने का फैसला लेखक ने किया, तब उसके दिमाग में एक बात गूंज रही थी कि मैंने उसे अमृत खिलाया है। इससे वह न्याय को अपने पक्ष में मान रहे थे। लेखक जो बचपन में गया को जो अमृत खिलाया था, इसलिए न्याय को अपने पक्ष में मान रहे थे, क्योंकि इस मानव जगत में निस्वार्थ या उपकार की भावना से बहुत कम लोग भलाई का कार्य करते हैं। अधिकतर स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का हत्यारा अपने बचाव के लिए अधिकारी वर्ग को रिश्वत देकर बच निकलना चाहता है, उसी प्रकार अमृत खिलाने के बदले में लेखक दाव नहीं देना चाहता है, क्योंकि वह अमृत एक गरीब व्यक्ति खरीद कर नहीं खा सकता है। यह प्रत्यक्ष में अन्याय ही था। विशेष मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे गद्य खंड देखिए। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके
जीत जाते हैं, जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। प्रसंग, इंजीनियर बनने के पश्चात लेखक ने गया के खेल में शिथिलता एवं अन्याय को सहन करता देखा तो गया का बचपन याद आ गया। किस प्रकार से वह गुल्ली डंडा के खेल में किसी अन्याय को सहन नहीं करता था। तो इसी को लेखक याद करते हुए कहते हैं, लेखक काफ़ी समय बाद इंजीनियर होने पर गांव में आकर गया के साथ गुल्ली डंडा खेलते हुए खेल में अत्यधिक अन्याय किए, धोखा किए गया के साथ। लेकिन बचपन में जब इस प्रकार से धोखा करता था तो गया बिल्कुल सहन नहीं करता था। लेकिन आज गया अन्याय के प्रति विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसके मानस पटल में अमीर एवं गरीब के बीच की दूरी एवं सामान्य मनुष्य व अधिकारी में अंतर होने की बात विद्यमान थी। इसलिए वह कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। लेखक इससे आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है कि यह गया या यह वही गया है कि दांव न देने पर बचपन में मुझसे लड़ाई करता था, मारने के लिए भी तैयार हो जाता था, परंतु आज वह विरोध नहीं कर रहा है। इससे या तो यह मूर्ख है या पिछली बातें भूल गया होगा। लेखक ये सोचता है। विशेष समाज में व्याप्त वर्ग भेद की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। आगे गद्यांश देखिए, गद्य खंड देखिए। मुझे न्याय का बल था, वह न्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है कि बचपन की जो बाल सुलभ क्रियाओं और खेल में होने वाले झगड़ों का वर्णन लेखक ने यहाँ पर बता रहे हैं। बचपन बड़ा व्याख्या है, बचपन बड़ा भोला होता है। अमरूद खिलाकर मैंने सोचा था कि गया मेरे पक्ष में खेल का परिणाम जाने देगा, लेकिन वह खेल की तरह खेलना चाहता था। बाल सुलभ लड़ाई झगड़े के बीच जब बात मारपीट तक आ पहुंची तो मैंने रोना शुरू कर दिया और गया हथियार डाल दिए और भयभीत वहां से भाग गया। मुझे डंडे की चोट याद न रही और अपनी चालाकी पे हंसता हुआ घर आ गया, जैसे मुझे विजय प्राप्त हो गई है। विशेष इसमें बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। तो ये तो हो गया जो गुल्ली डंडा इस पाठ के जो गद्यांशों की जो व्याख्या है, महत्वपूर्ण गद्यांशों को बताया गया है। बाकी जो इसके पहले कालखंड में जो पाठ का जो सारांश बताया था उसमें वो सब समाहित हो गया है, आ गया है। आगे हम इस पाठ के जो प्रश्न के उत्तर हैं उस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ का गुल्ली डंडा, इस पाठ का पहला प्रश्न है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। इसका उत्तर है, लेखक को स्वदेशी खेल गुल्ली डंडा के खेल में विशेष रुचि थी। इस खेल में, गुल्ली डंडा के खेल में विशेष रुचि थी। इस भारतीय देहाती खेल में विदेशों में खेले जाने वाले खेल क्रिकेट की अपेक्षा कम लागत की सामग्री तथा कम संख्या में इसे खेला जा सकता है, इसलिए वे इसे सब खेलों का राजा कहते हैं।
न तो इसमें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता पड़ती है, न तो अधिक उपकरण या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। 2 लोग भी इस खेल में खेल सकते हैं, जबकि अन्य जो खेल है क्रिकेट आदि खेल उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य सामग्रियों की जो सामग्री है खेल सामग्री उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए लेखक ने गुल्ली डंडा को सभी खेलों का राजा बताया। दूसरा प्रश्न है, मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। लेखक खेल में पराजित होने के बाद भी अपनी ओर न्याय का बल क्यों मांगता है और वह गया को अन्याय पर डटा क्यों कहता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, लेखक ने खेल के पूर्व गया को अमृत खिलाया था और इसके एवज में खेल में पराजित होने पर लेखक दाव नहीं देना चाहते थे। जबकि गया अपना दांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। गया जब दांव को नहीं छोड़ा तो लेखक ने उस समय उससे अमृत की मांग की। तो इसलिए लेखक अपने आप को न्याय का पक्षधर समझता है तथा गया को अन्यायी ठहरा रहा है, क्योंकि लेखक उसको घूस के तौर पर शायद अमृत खिलाया था, इसलिए उसके मन में ये विचार था मैंने इसको अमृत खिलाया है, इसलिए यह मुझसे दांव नहीं लेगा। अगला प्रश्न है, पिताजी अपने इस तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों? यहाँ जिस स्थान पर रह रहे थे पहले, यहाँ आमदनी लाभ की जगह थी, अन्य स्रोतों से उनको लाभ प्राप्त होता था। सभी वस्तुएं भी ग्रामीण होने के कारण सस्ती थी। जिस स्थान पर उनका तबादला हुआ था वहाँ ऊपरी आय यानी लाभ की कोई गुंजाइश नहीं थी तथा सामान भी महंगा होने के कारण लेखक के पिताजी अपने इस तबादले से दुखी थे एवं लेखक के हृदय में नई जगह देखने की ललक थी, इसलिए वे फूले नहीं समा रहे थे। जबकि लेखक नई जगह नई स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसलिए लेखक खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे। जबकि उनके पिताजी लेखक के पिताजी इस तबादले से दुखी थे, लेकिन लेखक खुश था। अगला प्रश्न है, 20 साल बाद जब लेखक ने फिर से उस कस्बे में पहुंचा तो उस कस्बे और लेखक दोनों में क्या क्या बदलाव हो चुके थे? 20 साल बाद जब लेखक ने उस गांव या उस कस्बे में पहुंचा तो उस कस्बे और लेखक के मन में क्या क्या बदलाव हो चुके थे? इसका उत्तर इस प्रकार से है, 20 साल बाद लेखक इंजीनियरिंग करने के बाद अधिकारी बनकर उस कस्बे में पहुंचा तो उस कस्बे में पहले जैसे विशाल मैदान नहीं रह गया था। उन मैदानों में घर बन चुके थे, कोई व्यक्ति उन्हें पहचानता नहीं था या सभी अपरिचित दिख रहे थे। पुराने खंडहरों की जगह विशाल पक्की इमारत बन चुकी थी। पुराने बरगद के पास एक सुंदर बगीचा बनाया जा चुका था। वह स्थान पहले से पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ आधुनिकता के दर्शन होते हैं। लेखक भी बचपन में सामान्य व्यक्ति था, अब वह स्वयं अधिकारी हो गया था। यही बदलाव उनमें हो चुके थे। अगला प्रश्न है, लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडे के प्रति वही जोश एवं उत्साह नहीं देखने को मिला जो बचपन में हुआ करता था। तो गया के इस व्यवहार में इस परिवर्तन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे? एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वही जोश एवं उत्साह देखने को नहीं मिला जो बचपन में हुआ करता था। तो गया के इस व्यवहार में इस परिवर्तन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि लेखक के साथ खेलते हुए गया के मन में गुल्ली डंडा के प्रति वही जोश एवं उत्साह देखने को नहीं मिला जो बचपन में हुआ करता था। उसके पीछे निम्न कारण है। पहला है, गया का बचपन समाप्त हो चुका था, उसमें ऊंच नीच अमीर गरीब की समझ आ चुकी थी। चूँकि लेखक अमीर एवं अधिकारी था और गया गरीब एवं छोटी जाति का था। दूसरा है, लेखक अब पहले जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं था,
वह अधिकारी था और गया उन्हीं के क्षेत्र का एक गरीब एवं सामान्य नागरिक था। तीसरा, गया जानबूझकर दिखावटी खेल खेल रहा था। यदि वह चाहता तो लेखक को बचपन जैसे परास्त कर सकता था, परंतु उसने लेखक का सम्मान किया और उसके द्वारा किए गए अन्याय को भी गरीब होने के कारण सहन किया। तो इस प्रकार से जब लेखक या जो गया जब बड़े होते हैं तो उनके खेल में, उसके व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा पाठ के अनुसार विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐप क्या है? मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा ऐप क्या होता है, बताइए। तो गुल्ली डंडा पाठ के अनुसार विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐप होता है कि उसके सामान महंगे होते हैं। विलायती खेल के सामान क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के क्या अभिप्राय हैं? पहला, कब, जो कथन है उसके भाव, उसका आशय या उसका क्या अभिप्राय है बताएंगे। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ, इसका क्या अभिप्राय है या इसका क्या आशय है? इस पाठ में जो गया सोचता है और जो उन्होंने जो अपने खेल में दिखावटी जो खेल खेले, यदि वो चाहता था तो बचपन की भांति लेखक को खेल में परास्त कर सकता था, हरा सकता था, लेकिन गया लेखक को जो उस दिन उनको खेल खिला रहा था तो वह अपने मन में सोचता है कि वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। लेखक सोचता है कि वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। इसका भाव, इसका अभिप्राय है, सुन लीजिए। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ से अभिप्राय यह है कि लेखक जब दूसरे दिन गया को विद्यार्थियों के साथ पूरे जोश के साथ बचपन जैसे चुस्त गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो वह यह अनुभव करते हैं कि गया ने कल खेल में केवल औपचारिकता निभाई थी। यदि सच्चाई के साथ खेलता तो मैं बचपन जैसा हार रहा होता। मेरे द्वारा किए गए अन्याय को सहन करते हुए, बिना क्रोध के मेरा सम्मान करते हुए मुझे दया का पात्र समझकर छोड़ रहा था, जबकि लेखक उसे मूर्ख समझता था। इसलिए लेखक गया को महान एवं अपने आप को उससे तुच्छ समझते हैं। अगला प्रश्न दूसरा था, हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। थापी अर्थात जो क्रिकेट खेलने का जो बल्ला होता है, मारने का बल्ला जैसा, उसको बोलते हैं थापी, है ना। तो प्रश्न ये है कि हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। इसका भाव या इसका आशय ये है कि हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे से अभिप्राय है कि लेखक पुराने मित्र जिन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था, खेल में जैसे बाल गेंद लगने से या पिच में गिरने से पैर टूट जाने पर खेल में हाथ में लिए बल्ले की जगह विकलांग होने के कारण बैसाखी दिख रही थी, जिसके सहारे वे अपना आवागमन का कार्य कर सके। अगला जो प्रश्न है, गुल्ली डंडा एक ऐसा भारतीय खेल है जिसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आसपास परिवेश में प्रचलित ऐसे खेलों की सूची बनाइए। तो वर्तमान समाज में इन खेलों के प्रति घटते आकर्षण के क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार से है, विकसित युग में गांव के लोग भी गुल्ली डंडा के खेल को भूल गए हैं। वे लोग भी क्रिकेट खेलने के प्रति रुचि रखने लगे हैं। गुल्ली डंडा जैसे खेल की उपेक्षा की जाने लगी है। लोगों के पास इस युग में खेलों के प्रति रुचि भी कम होती जा रही है। लोगों के पास समय का अभाव है। लोग वैज्ञानिक युग में निरंतर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं। युवा वर्ग
अपने भविष्य को वर्तमान में देखना चाहते हैं तथा अतीत को भुलाना चाहते हैं। तो ये है इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश व्याख्या और इस पाठ में जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नों के उत्तर, इसको आप सभी भैया बहन अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद।